के ख़िलाफ़ क्राइम है और जो ख़वातीन के जो रेप है इस वक्त, ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है 1% भी नहीं है। ये माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है चीज़। ये तो हमेशा अब ज़्यादा इसकी बात हो जाती है। जिस तरह करप्शन सिर्फ कानून बनाने से नहीं ख़त्म होती, इस तरह ये भी हमने कानून तो बड़ा सख्त बनाया है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। आप जिस माशरे के अंदर भी फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं करण नाज। जब भी इमरान खान ने ख़वातीन और बच्चों के रेप केसेस की वजूहात पर बात की है तो उनके बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। वज़ीर आज़म पर बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, यानी रेप हो जाने वाली खातून को या उनके कपड़ों को जिम्मेदार बताते हैं। हालांकि खान साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने हमेशा मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद फहश मवाद, हमारी फिल्म्स में बॉलीवुड के कल्चर को और साथ ही मगरबी तर्ज के लिबास को रेप केसेस में इजाफे की वजह बताया है। फाइनली अब उन्होंने अमरीकी टीवी को जो इंटरव्यू दिया है उसमें बाकायदा अपने बयान की वजाहत की है। सुनिए। Whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. This is what I was talking about, and it was taken out of deliberately. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को तो वाज़े कर दिया कि खातून ने जैसा भी लिबास पहना हो, वो जितनी भी तरगीब देने वाला हो, रेप करने वाला ही जिम्मेदार होता है। इमरान खान ने पर्दे से मुतालिक बयान की भी वजाहत किया और कहा कि पर्दा सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। पर्दे वाले बयान पर इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा ने भी ट्वीट किया था कि वो तो उस इमरान खान को जानती हैं जो मर्दों को निगाहों का पर्दा करने का कहता था। साथ ही इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक में ख़वातीन को मगरबी ममालिक से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। मुस्लिम ममालिक में रेप केसेस भी मगरबी ममालिक से बहुत कम हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात दुरुस्त की है नाज़रीन कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में रेप केसेस अफ्रीका, अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक में से बहुत कम हैं, लेकिन खान साहब वहाँ सज़ाएँ भी तो हैं। मुजरिम जुर्म करके सरेआम तो नहीं घूमता। पाकिस्तान में आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए। रेप केसेस में सज़ाएँ दिलवाने में अब भी दहाइयाँ लग जाती हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देती हूँ आपको। इसके मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 11 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। सालाना ये तादाद इस हिसाब से 4000 से ज़ायद हो जाती है। पुलिस यहाँ तक कि खान साहब आप खुद ये कह चुके हैं कि रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं 30% हैं, यानी पाकिस्तान में सालाना 10,000 से ज़ायद रेप के वाक़यात होते हैं। फिर सज़ा कितनों को मिलती है? 10 अफराद को भी नहीं। पाकिस्तान में रेप केसेस में सज़ाएँ सिर्फ 0.1% हैं। मौजूदा हुकूमत में मरवा, औज़ नूर, कायनात, 4 सद्दक की 2.5 साल की मासूम सी ज़ैनब, कश्मोर का केस, सबके सामने तमाम केसेस में रेप हुए, सज़ा किसी एक को भी नहीं हुई। और ये वो केसेस हैं नाज़रीन जो मीडिया पर आ जाते हैं सामने, हाईलाइट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी मुल्ज़िमान अपने अंजाम को नहीं पहुँचते। आज ही कराची में एक और नन्ही लाश कचरे के ढेर से मिली है, जिसको रेप किया गया, उसके बाद कत्ल कर दिया गया। 6 साल की मासूम सी बच्ची जब मिली अपने वालिदैन को कचरा कुंडी पर तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मलिका बुखारी गालिबन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। उनसे मैं इस पर तफसीली तौर पर बात करूंगी। लेकिन ये जो वाक़यात हो रहे हैं, बहुत अच्छा किया कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने बयान की वजाहत दे दी कि एक तरफ वो तमाम लोग जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, उन तमाम लोगों को तो ये जवाब दे दिया गया। लेकिन खान साहब यहाँ पर भी तो सोचने की ज़रूरत है ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर कभी कहीं कोई बच्चा, कभी कहीं कोई औरत, कभी कहीं कोई मासूम सी बच्ची इस तरह के वाक़यात का शिकार हो जाती है, लेकिन सज़ाएँ कहाँ हैं? हाथ आ भी जाते हैं, पकड़े जाते भी हैं, तब भी सज़ाएँ नहीं हो रही हैं। ऊपर से वो तमाम लोग जो सज़ाए मौत के मुजरिम हैं, जो बैठे हुए हैं, वो वैसे ही सरकारी ख़जाने पर बोझ हैं।
उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां हैं हमारी कि जिन मजबूरियों की बुनियाद पर ऐसे लोगों को सज़ाएं सुना तो दी जाती हैं लेकिन सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आज एक और वाक़या हुआ, एक और मज़लूम बच्ची, 6 साल की मासूम बच्ची जिसकी मज़ीद 2 बहनें हैं, वालिदैन खौफ में हैं, डरे हुए हैं, अहले इलाका तमाम लोग परेशान हैं। पिछले कई सारे दिनों से जिस तरह के इस्लामाबाद से वाक़यात सामने आ रहे हैं, रावलपिंडी से वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि शायद कराची में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे वाक़यात नहीं होते। तो आज एक और वाक़या रिपोर्ट हो गया। एक वाक़या न सिर्फ रिपोर्ट हुआ बल्कि एक और बच्ची जो अभी गुमशुदा है, उसके घर वाले कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए, उसके साथ भी यही वाक़या हुआ। कल रात से वो बच्ची गायब है। अगर मैं आपको पुलिस का किरदार यहाँ पर बताऊँ तो वालिदैन कहते हैं कि जब हमारी बच्ची घर के बाहर से गुम हुई, घर के बाहर से बच्ची गुम हो जाने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हाथ पांव नहीं मारे। अगर ढूंढ लेते तो शायद आज हमारी बच्ची ज़िंदा होती, आज हमारी बच्ची इस हाल में नहीं होती। लेकिन क्या कीजिए कि पुलिस भी शायद वो भी इन तमाम वाक़यात को देखते हुए इतनी बेहिस हो चुकी है कि जब कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है, जब कोई लाश कटी हुई पिटी हुई कहीं से मिल जाती है, उसके बाद पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई का आगाज़ करती है। ये जो मैं आपको कुछ मनाज़र भी दिखा रही हूँ, ये उसी इलाके के मनाज़र हैं। असर में इस मासूम बच्ची की तदफीन होनी थी और दूसरी जो कराची की ही बच्ची है उसे ढूंढने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। रेप के ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से बयान भी दिया जाता है, ज़ैनब अलर्ट बिल पास है, उसके ऊपर शिकायत भी दर्ज होती हैं, वालिदैन शिकायत भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा तमाम वालिदैन के लिए सवाल ये है कि ये वाक़यात हो ही क्यों रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहे हैं, इसके ऊपर जो सज़ाएं हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मुजरिमान को कटहरे तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। जो कुछ सिविल सोसाइटी की जानिब से मुतालबा किया जाता है या फिर आवाम की तरफ से जो मुतालबा किया जाता है, या छोड़ दीजिए आवाम के मुतालबे को भी, जो सज़ाएं अदालत की जानिब से सुना दी जाती हैं उन सज़ाओं पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। ये बड़ा अहम सवाल है जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। मलिका बुखारी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त। मलिका, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने उन लोगों के लिए जिनको शायद ये बयानात वज़ीर आज़म साहब के समझ नहीं आते, उनको क्लियर करने के लिए बड़ा अच्छा किया वज़ीर आज़म साहब ने, वजाहत दे दी कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि ये जो केसेस में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको, नौशीन इफ्तिखार गालिबन मेरे साथ पहले मौजूद हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नौशीन, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद भी एक खातून हैं, वज़ीर आज़म साहब जो बयानात दे रहे हैं उसके बाद जो उन्होंने वजाहत की है आज अपने बयान की, कैसे देख रही हैं आप? मैं बहैसियत खातून आपसे पहले चाह रही हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा जी, अभी मैं सॉरी क्योंकि मैंने आज का अभी टीवी जो है, आज हम बिजी रहे हैं, आपको पता है PPE 38 के इलेक्शन में, और हम लोग यहाँ पे आज उसको मॉनिटर करते रहे हैं। लेकिन मेरी जो आप जिस एजेंडा पे बात कर रहे हैं, दैट इज आई गेस बच्चों के साथ ज्यादती पे मुझे जो एजेंडा दिया गया, मैं उसके बारे में पहले सबके साथ, तमाम लोगों के साथ ज्यादती पर, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ। मैं खास तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपने फॉलो नहीं किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया है, वाजे किया है। जो इससे पहले पर्दे के हवाले से और जो रेप केसेस के हवाले से वज़ीर आज़म साहब बयानात देते रहे, अब वो अमरीकी टीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि ख़वातीन ने जैसा भी लिबास पहना हो, तरगीब देने वाला लिबास भी क्यों ना पहना हो, लेकिन जो रेप करने वाला शख्स है वही जिम्मेदार है, वही गुनहगार है। अच्छा, उन्होंने चेंज यू टर्न ले लिया उन्होंने इसमें मोहतरमा, उन्होंने, आप कह सकती हैं वैसे यू टर्न नहीं, उन्होंने अपनी बात की वजाहत दी है। अच्छा देखें जी, पहले तो लिबास, औरत के लिबास का जो उन्होंने कहा कि औरत का लिबास जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये केसेस होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन बच्चों के साथ, जिन बॉयज के साथ, छोटी कम उम्र के बच्चों के साथ ज्यादती होती है, क्या उनके में लिबास आता है? हमारे माशरे को एजुकेट करने की भी बहुत जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये पिछले 2 महीने पहले मेरे हल्के PP 41 में रत्ता जठोल में एक 6 साला बच्ची के साथ एक ये ज्यादती का केस हुआ। बाद में 2 दिन बाद उसकी जो लाश जो है वो बरामद की गई, पुलिस ने बड़ी मेहनत की और बच्ची की जो लाश है वो बरामद हुई। जब मैं उसके घर गई उनसे अफसोस करने के लिए, तो मुझे पता चला कि जो क्रिमिनल था वो 3 से 4 बार ऐसी प्रैक्टिस करने से पहले पकड़ा गया। जब वो बात उसकी पंचायत में आई, उसको बरादरी की बेस पे माफी दी गई, और अब जिनके साथ ये हुआ, ये एक जो केस बच्ची के साथ जो इसका रेप केस हुआ, वो उन्हीं की फैमिली थी जो कि उसको सपोर्ट करती थी और उसको माफी दिलवाती थी। तो हमारा माशरा जिस तरफ लीड कर रहा है, अगर हम बरादरियों से, अगर हम चौधरी सिस्टम से बाहर नहीं आएंगे और एक पेज पे नहीं आएंगे और इन कॉजेज को हम सपोर्ट करते रहेंगे, तो ये केसेस होते रहेंगे।
अच्छा, आप कह रहे हैं इनएप्रोप्रिएट ड्रेस के बारे में आप जो बात कर रही हैं नौशीन, उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन में जो फाहिश मवाद है या जिस तरह का कल्चर अब परवान चढ़ रहा है हमारी फिल्मों में, जिस तरह के मगरबी कल्चर को दिखाया जा रहा है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से इन केसेस में इजाफा हो रहा है। मलिका बुखारी भी है मेरे साथ मौजूद, मैं चाह रही हूँ उनकी भी राय इस पर लूँ। मलिका, मैं जी नौशीन आप साथ ही मौजूद हैं। मलिका, मैं खुशाम कहूँगी। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया है उस पर कमेंट कीजिएगा। वजाहत तो उन्होंने कर दी है, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि जिस तरह से इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, जो सजाएं होनी चाहिए, उसका रेशो नहीं आ रहा। 0.1% है वो। जी थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया आपका। और आप बारहा इस इशू के ऊपर बात करती हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर ख़वातीन के जो अहम मसाइल हैं उसके ऊपर डिस्कशन होती है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इसको एयर टाइम देती हैं। जहाँ तक वज़ीर आज़म के बयान की बात है, देखिए हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात की है, उसको सियाक़ व सबाक़ से निकाल कर पेश किया जा रहा है। एक 10 मिनट का क्लिप है जिसमें मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म रेप के बारे में, जिनसी ज़्यादती के बारे में बात करें और एक सवाल के जवाब को ऐसे मुंसलिक कर दिया और ऐसे पेश किया कि खुदा न ख्वास्ता मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी में यकीन नहीं रखता। वज़ीर आज़म ने आज कह दिया है, वजाहत से कह दिया है कि जो रेप का अमल है, जो जिनसी ज़्यादती का अमल है, उसका दारो मदार उसके लिए जो मुजरिम है उसके ऊपर जाता है, ना कि मजलूम के ऊपर, ना कि विक्टिम के ऊपर। और ख़वातीन के जो कपड़े हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इशू अब सेटल हो गया। अब आ जाइए रेप के केसेस की, जिनसी ज़्यादती के केसेस की, तशद्दुद के केसेस की जो कन्विक्शन है उसका जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर इतना कम क्यों है। देखिए किरण, मैंने एक सर्वे हालिया पढ़ा है कि जो ये सेक्सुअल वायलेंस का, रेप का, तशद्दुद का अमल है, ये एक आलमी इशू है। आलमी इदारा सेहत कहता है कि 1 in 3 वुमेन, 30% ख़वातीन आलमी तौर पर इस किस्म के तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती जो है उसका शिकार होती हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती या तशद्दुद नहीं होता। पहली वजाहत तो ये पेश करनी है। लेकिन ये बात ठीक है कि कुछ तारीख़ी निज़ाम अदल के मसाइल हैं, कुछ ऐसे मुआशरती मसाइल हैं, कुछ ऐसे हमारे जो इदारों के ड्यूटी बेरर्स जो हैं, जो रियासत के इदारों के मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के सेंसिटाइजेशन के इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसे कोर्ट्स के अंदर ज़ेरे इल्तवा लंबे डिले केसेस के इशू हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को जो इंसाफ का सफ़र है उसके अंदर मुश्किलात दरपेश है। मैं इसका एतराफ़ करती हूँ आपके टॉक शो के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बेहतरीन कानून नाफिज किया है। आप इसके बारे में जानती हैं, मैं जानती हूँ कि आपने एंटी रेप लॉ का मुताला किया होगा। वो रेप लॉ हम इसीलिए लेके आए हैं, एंटी रेप लॉ, कि जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल है, जो इंसाफ का सफ़र है पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चियों के लिए, उसके अंदर आसानी पैदा हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट तश्कील हो, स्पेशल ट्रेंड प्रोसिक्यूटर्स हों, इन कैमरा ट्रायल जो बातें आपने की हैं का अमल हो। जी, जो बातें आपने की है मलिका, जी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बोलना चाहिए हमें। बिल्कुल नौशीन, मैं आती हूँ आपकी तरफ। ऐड करने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं आती हूँ आपकी तरफ। मैं ज़रा मलिका से ये सवाल कर लूँ। मलिका, जो सारे प्रॉब्लम्स आपने बताए ना, जो सारे आपने मसाइल बताए, वो आपकी 3 साल हुकूमत से पहले भी मसाइल होंगे। लेकिन टेस्ट केस के तौर पर ज़ैनब वाला केस 18 दिन के अंदर अंदर बंदा पकड़ा, 6 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब आपकी हुकूमत पर आ जाते हैं। यहाँ पर 3 साल में ज़ैनब अलर्ट बिल आ गया, ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद ये एंटी रेप लॉ आ गया, फिर उसके बाद इस पर अमल दरामद में कितना टाइम लगेगा कि ये जो 0.1% है इसका रेशो 100% पे चले जाए सज़ाओं का। देखिए किरण, अच्छा सवाल है। देखिए, जो ये कानून को पास करने का, नाफिज करने का और जो अमल दरामद कराने का सफ़र है ना, ये हमेशा बहुत तवील और लंबा रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ है, किसी दौरे हुकूमत में किसी बरसर इक़्तिदार सियासतदान ने कभी जो पाकिस्तान का फ़ौजदारी निज़ाम अदल है या दीवानी केसेस का जो निज़ाम अदल है उसको तारीख़ी तौर पर ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। हमने एक शुरुआत की है, एक कानून पास किया है, और उसके लिए अब वज़ीर आज़म ने ख़ुद
हालिया जो बजट पास किया उसके अंदर 100 मिलियन रुपीस मुख्तस कर दिए। और मैं खुद वजारत कानून और इंसाफ में इस एंटी रेप लॉ के अमल दरामद होने की कॉस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हम इसका तयन कर रहे हैं कि अगर ख़वातीन को उनके हकूक देने हैं, अगर इंसाफ फराम करना है, तो उसमें कितने मलिका आपकी बात ना वालिदैन के लिए मुझे बताइए कि डिले हो रहा है, सिस्टम में टाइम लग रहा है, लेकिन वो वालिदैन जिनकी औलादें चली गई इस दुनिया से, जिनके साथ ये जुल्म हो गया और मजीद जो खौफ का शिकार हैं, उनको हम क्या कहें कि अभी सिस्टम को सिस्टमैटिक होने में टाइम लगेगा तो थोड़ा इंतज़ार करें, क्या कहें उनको? नहीं किरण, ये बात नहीं है, लेकिन देखिए ये तो ये जो अमल दरामद होने का सिलसिला है एंटी रेप लॉ का, ये तो साथ साथ चल रहा है। लेकिन जितने भी केसेस आपके सामने आ रहे हैं उन सब केसेस के अंदर रियासत कंप्लेनेंट बन रहे हैं। इस्लामाबाद में जो उस्मान मिर्ज़ा का केस है उसके अंदर रियासत कंप्लेनेंट बने, क्योंकि कंप्लेनेंट सामने तब तक नहीं आई थी और वो लड़का भी सामने नहीं आया था। हर केस का वज़ीर आज़म खुद नोटिस लेते हैं, वज़ारत कानून और इंसाफ उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो ये बात गलत होगी कि क्या रियासत या वफाक की हुकूमत इन केसेस की पैरवी नहीं कर रही। हम सेक्शुअल वायलेंस के, जिनसी ज़्यादती के हर गुजारिश है मलिका, आप लोगों से गुजारिश है, हुक्मरानों से गुजारिश है कि खुदा के लिए सबसे तेज़ी से इसके ऊपर काम करें, बच्चों को हमारे महफूज बनाएं। नौशीन, आप बात कर रही थी जिस वक्त मलिका बात कर रही थी, आप सेकंड कर रही थी उनके ओपिनियन को, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। मैंने कहा जब हमने भी बिल पेश किया था एक, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को जो है ना वो उनका बीच में क्लॉज नहीं डाला गया। देखें, ट्रांसजेंडर्स भी हमारे जो एक मुल्क का और एक आबादी का हिस्सा है, जिनकी प्रोटेक्शन भी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, और हम सबको उनके लिए भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो निगलेक्ट हो रहे हैं और वो बहुत बुरी तरह निगलेक्ट हो रहे हैं। वो बजट हो, वो जॉब्स हो, वो जो मर्जी हो, हम उनमें से भी उनको निगलेक्ट करते हैं। और दूसरी बात किरण, आप एक बात कर रही थी, वाकई जो पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके बैठ के, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो यूजली, और हम लोग फीमेल्स जो हैं, हम सबको एक पेज पर आके इस लॉ के लिए दोबारा काम करना चाहिए। रेजोल्यूशन हम लोगों ने भी, PMLN ने भी एक रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट कराई है, जिसमें जो है औरतों पे तशद्दुद, हरासमेंट पे, बच्चों पे जो तशद्दुद है, और ये जो सारे इस तरह की प्रैक्टिस जो कि हमारे मजहब में जायज नहीं है, और वैसे भी ये लॉ से एक इनलीगल उसमें प्रैक्टिसेस में आता है, इनको रोकने के लिए नौशीन इफ्तिखार, आप, मलिका बुखारी, दीगर जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर खवातीन हैं, तारीख में पहली बार 60 खवातीन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, तो अगर आप तमाम खवातीन मिलकर ये काम करेंगी ना, बगैर हर इख्तलाफ से बाहर आकर इस पर काम करेंगी, तभी होगा, वरना कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों, आप दोनों साथ मौजूद थी, मलिका बुखारी और नौशीन इफ्तिखार। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, इसी हवाले से, इसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की है, ज़रा उसका हिस्सा देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। The civil war will flow into Pakistan. What we fear is that a protracted civil war would mean more refugees. 10,000 Taliban, or they call the Afghan government said jihadi fighters, have crossed over. This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? इसी इंटरव्यू में नाज़रीन, जो कि अमरीकी नशरियाती इदारे के लिए था, इसी में वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर से कहा है कि अमरीका को अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। अब अफ़गान जंग से पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं है, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को किराए के कातिल की तरह इस्तेमाल किया है। अफ़गानिस्तान में अमरीका सब गड़बड़ करके जा रहा है। अमरीकी इनखला को तालिबान अपनी फतह समझते हैं। तालिबान को अब सियासी हल पर मजबूर करना इंतहाई मुश्किल है। साथ ही खान साहब ने कहा कि खाना जंगी का आगाज़ होता है तो हमारे मुल्क में मौजूद पश्तून भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि तालिबान पश्तून है और अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा पश्तून है। क्या वाकई अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान के हालात भी इस कदर बिगड़ सकते हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अयाज़ वज़ीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, साबिक़ एम्बेसडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अयाज़ साहब, मुझे बताइएगा कि खान साहब कह रहे हैं अमरीका अफ़गानिस्तान में बर्बादी करके जा रहा है वापस, पाकिस्तान अमरीका पर इल्ज़ाम लगा रहा है, अमरीका और अफ़गानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को ब्लेम करने में लगे हुए हैं सर। जी देखिए, जब से अफगानिस्तान में ये मसला शुरू हुआ है तब से अगर देख ले तो हम बदकिस्मती से हर वो काम करते हैं जिससे अमेरिका के मफादात पूरे हो जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में हमने अपने मफादात से ज़्यादा अमेरिकी मफादात को सामने रखा, या ऐसे हालात थे कि उनका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, हमारा कम हो रहा था। अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ा हुआ मुल्क है, इमीडिएट नेबर है, हमारी कई कदरें मुश्तरक है। अगर उस पर शुरू हो जाऊं तो 15-20 मिनट तो उस पर लग जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि अफगानिस्तान और हम एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। हमारा
खुशी में और खुदा न करे गम में एक दूसरे का साथ होता है। वो मशहूर कौल है कि अगर अफगानिस्तान में कुछ होता है, वहाँ मुश्किलात होती है, तो उसका असर पाकिस्तान पे भी होता है, चाहे खुशी का हो चाहे जंग का हो। तो अफगानिस्तान के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट खासे अरसे रही है। अब ये एक दिन में आप उसको धुला नहीं सकते। ऐसी चीजें आपके खारिजा पॉलिसी से धुल जाती है। आपको अपनी पॉलिसी। अच्छा सर, आप अयाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपने आगाज में कहा कि हम ऐसे इकदामात करते हैं जिसमें अमेरिका का फायदा हो, लेकिन सर अब जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स वजीर आजम साहब की जानिब से दिए जा रहे हैं, हम तो अब अमरीकी बेल्ट में नहीं जा रहे हैं, हमने तो अपना एक स्टांस लिया हुआ है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वो भारत नवाज, वो हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए इस तरह की बातें करें। अभी भी आप रिसेंट पास्ट का वाकया देख लीजिए, जिसमें वो उनके फौजी आए, हमने उनको रखा, फिर उसके बाद उनको भेजा, उसकी भी तरदीद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरह से टैकल करेगा अफगानिस्तान के मसले को और अफगानिस्तान को, जिस तरह के वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं? सर देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे मुल्कों के फॉरेन पॉलिसीज नहीं बनती। 10 कैदी इधर आ गए, 10 सिपाही इधर आ गए, आपके 2 उधर चले गए, ये होता रहता है। अफगानिस्तान के साथ आप अपनी फॉरेन पॉलिसी या आपका जो सियासी अप्रोच है उसको ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने लोगों के साथ मिलकर अफगान पॉलिसी चलानी पड़ेगी। आप पिछले अदवार से लेके अब तक देख ले, हुकूमत की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ एक है और अवाम दूसरी तरह सोचते हैं। या तो आई मीन जब तक आप अपने पूरे कौम को, पूरे सियासी पार्टियों को इसमें शामिल न करें, आप कंसेंसस डेवलप न करें, एक आदमी या एक ओहदेदार उसको मसले का हल नहीं निकाल सकता। ठीक है सर। सर मुझे बताइए, चीन ने तालिबान को सर सियासी क़ुव्वत के तौर पर तस्लीम कर लिया। चीन ने अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने और मसाइल के हल और अमन के क़याम में मुआवनत का वादा किया है। अब सर दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की पेशकश कर दी है। इस पेशरफ्त को और इसकी टाइमिंग्स को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दोनों बातें अच्छी है, लेकिन इस पे दोनों फरीकैन का राजी होना जरूरी है। आई मीन तालिबान और अशरफ गनी हुकूमत दोनों का इस पे राजीनामा होना चाहिए। या दूसरे अल्फाज में, जब तक के तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत किसी फ्यूचर हुकूमत पे मुतफिक नहीं होते, आप बेशक इंतखाबात अब करवा ले, उसमें फिर हिस्सा तालिबान नहीं डालेंगे, या 2 महीने बाद कर ले, या कोई और मुल्क कहे कि हम तालिबान को मानते हैं या नहीं मानते, अशरफ गनी उसके साथ राजीनामा नहीं करता, तो आप अफगानिस्तान को कैसे चलाएंगे? उसके लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए, खा वो इंडिविजुअल। सर आपको लगता है तालिबान मान जाएंगे इलेक्शंस पर सर, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर? ना, मेरा ख्याल नहीं तालिबान अब इस हालत में इलेक्शन पे राजी हो जाएंगे। इस वक्त के लिए हालात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर तरीका ये होगा कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट दरमियान में लाया जाए, या ऐसे आदमी को दरमियान में दोनों फरीकैन एक्सेप्ट कर ले सदारत के लिए, जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो और हेवी वेट ना हो कि कल वो उधर ही डटा रहे। तो उसके नीचे फिर जो भी फार्मूला ये दोनों तय कर ले वो चलेगा। लेकिन अभी अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो वो तालिबान नहीं मानते, और अगर तालिबान की बात चलाते हैं तो वो अशरफ गनी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पास हल है वो ये कि कंसेंसस के साथ इसका हल निकाला जाए, अफगान पॉलिसी बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो इस्लामाबाद में क्या हुआ है, किस तरह से पानी पानी हो गया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इस पर बात करूँगी तफसील के साथ। खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन एक बार फिर आपको। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो लॉजिक कि ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा पानी आता है और फिर ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पानी को निकालने में, तो इस्लामाबाद में तो उनकी ये लॉजिक बिल्कुल ही नाकाम हो गई। अब मैं ज़रा आपको बता देती हूँ इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है। जो मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस्लामाबाद के हैं, तैरती हुई गाड़ियाँ हैं, कराची की सड़कें नहीं हैं, ये मनाजिर हैं मुल्क के सबसे डेवलप और हसास तरीन शहर के,
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में सैलाब आया, सड़कें पानी पानी हो गई, इमारतें डूब गईं। इंतज़ामिया के मुताबिक ये सब हवा है, इस तरह का जो कुछ यहाँ पर मामलात हुए हैं ये बादल फटने की वजह से हुए हैं। ये अलग बहस है कि महकमा मौसमियात ने क्लाउड बर्स्ट का दावा इसको मुस्तरद किया। बहरहाल ख़तरनाक तरीन 324 मिलीमीटर बारिश ने इस्लामाबाद में भी समंदर बना दिया। घरों और प्लाजों की बेसमेंट्स में पानी भर गया। एक घर की बेसमेंट में माँ और 7 साला बेटा डूबकर जा बहक हो गए। बिजली के खंभे उखड़ गए, तारे गिर पड़ी, कई जगह दरख्त गिर गए, बहुत से घरों की बैरूनी दीवारें गिर गईं। मंजर मुसलसल आप देख रहे हैं, लेकिन अब खबरें ये आ रही है मेरे पास कि पानी ये सारा निकाल लिया गया है। सुबह ये बारिश होती है, खतरनाक बारिश, और अब तक इलाके क्लियर कर दिए गए हैं, पानी निकाल दिया गया है। जुल्करनैन इकबाल की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, जो कि सुबह से वहाँ की कवरेज कर रहे हैं। जुल्करनैन, जरा डिटेल्स दीजिएगा, बताइएगा हुआ क्या और अब सब कुछ क्लियर हो गया है? इस्लामाबाद का सेक्टर है E11 जो कि एक पौष इलाका तस्वर किया जाता है। सुबह 3:30 बजे के करीब बताया जा रहा है यहाँ पर बारिश हुई थी। 4 घंटे का मुबेश ये शदीद तूफानी बारिश जारी रही है, जिससे ये सारा आप देख रहे हैं कि घन कितना यहाँ पर आ चुका है। जो कुछ देर पहले तक तो ये सड़क जो है चंद घंटे पहले बिल्कुल ऐसा लगता जैसे किसी दरिया में तूफानी आई हो, लेकिन दरिया नहीं था। बेसिकली ये 11 की ये सड़क थी जो मेन रोड है यहाँ 11 की। घरों में पानी दाखिल हुआ। इस वक्त एक घर के अंदर हम जाते हैं जिसकी बेसमेंट के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो कोई बेसमेंट नहीं है, कोई स्विमिंग पूल है। यहाँ बेसमेंट में काफ़ी सामान भी वो बता रहे हैं कि पड़ा हुआ था। अब चलते हैं आपको अंदर की जानिब और मैं दिखाता हूँ कि पानी, क्योंकि CDA का जो अमला है वो भी इस वक्त यहाँ पर आया हुआ है उनकी हेल्प करने के लिए, पानी को निकालने के लिए। तो आगे चलते हैं, पहले हम आपको पानी दिखाते हैं, उसके बाद जो घर के मकीन हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये वॉशरूम मुझे सामने एक नज़र आ रहा है और ये कमरा है जिसके अंदर शदीद इस वक्त पानी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो घर के यहाँ पे हैं अफराद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। रात को तो हम लोग यहाँ पे थे नहीं, सुबह के टाइम जब हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे पानी पानी था, सारा कुछ सामान भी सारा ख़राब हो गया। तो अभी यहाँ पे पानी अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे। CDA के एहलकार नहीं है, ये बंदे भी हमारे अपने हैं। अच्छा, CDA की इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया? आपके अपने लोग? ये अपने लोग हैं जी। हाँ। अच्छा अच्छा जी जी। तो कितना नीचे नुकसान हुआ? कितने कमरे थे, कितना सामान था, कोई फैमिली रहती थी, कौन था? नहीं 3 बेड थे और तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का सामान मेरा पड़ा हुआ है। सारा फर्नीचर ख़राब हो गया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो गई हैं। बारिश बहुत तूफानी थी जिससे वो नाले का पानी सारा आया, गाड़ियाँ भी बहती रही हैं। अब आपको उस तरफ भी लेकर चलते हैं जहाँ पर बेसमेंट में पानी गया और एक माँ और एक बच्चे की हलाकत हुई है। 11-1 है ये इसका सब सेक्टर और गली नंबर 2 है, जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ टेंट भी लगा हुआ है। ये वो घर है जहाँ पर बेसमेंट के अंदर पानी गया था और जहाँ वो फैमिली पूरी सो रही थी, एक खातून और उनका एक बच्चा जहाँ बाक हुआ है। अभी भी पानी निकालने का काम उस बेसमेंट में से जारी है। जिस हद तक ये पानी अभी वो निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब पानी आया है तो उस वक्त तो खैर ये सेटअप नहीं था। कितनी देर यहाँ पर लगी रही बेचारे, जो यहाँ पे लोग जहाँ बाक भी हो गए बेसमेंट के अंदर। लेकिन अभी इस वक्त जो अमला यहाँ पर है आया हुआ है, लोग और पानी को निकाल रहे हैं। तो ये बताएं कि कितने बजे पानी निकालने का अमल शुरू हुआ यहाँ पे? पहले वो रेस्क्यू वाले आए नहीं, हम खुद अपनी मदद खुद कर रहे थे, क्योंकि तकरीबन 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद आए हैं तकरीबन। पहले एक बच्चा निकाला है, वो फोत हुआ था, निकाला था। जो बाद में 2 बच्चे हैं वो ठीक थे, वो सही अच्छी सेहत में, नॉर्मल बच्चे, बुखार वालदा के हॉस्पिटल में जाकर तो निकाल रहे हैं। ये रेस्क्यू वाले हैं या आपने अपने तौर पर बुलाए लोग? नहीं, ये रेस्क्यू वाले हैं जी। जो बदकिस्मत घर जहाँ पर एक खातून का और एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, उसकी बैक साइड पर इस वक्त हम आए हैं। ये वो यहाँ पर दीवार थी इनके घर की, हिफाजती दीवार जो तामीर की जाती है बैक साइड पे, वो पानी के साथ यहाँ गिरी थी। ये कमरे आप देख सकते हैं अंदर, बल्कि अगर कैमरा मैन अगर थोड़ा क्लोज करें वहाँ से, तो जो तकिया होता है सोने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो भी इस वक्त पानी में सामने हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का जिसका कवर है। तो ये पर्दे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से पानी सारा अंदर गया और लोगों ने अपने तौर पर उन्होंने घर से निकलने की कोशिश की, ये जो जिस हद तक वो कर सकते थे। एक बच्चे की, जैसे हमें गार्ड ने भी बताया था कि यहीं पे मौके पर ही डेथ हो गई थी और एक जो खातून है उनको हॉस्पिटल जाकर उनका पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है, उस दुनिया में नहीं रही। तो वो बदकिस्मत घर है जिसकी यहाँ से दीवार तोड़कर बेसिकली पानी दाखिल हुआ, जो सारी जगह से आया था। जो फास्ती जंगला यहाँ पर है बाहर लगा हुआ है सोसाइटी के लिए, उसको भी तोड़ा पानी ने, यहाँ पर आया इस एरिया में। और ये दीवार है सारी पूरी उस घर की, इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। जो फेंस लगी थी वो भी सारी नीचे गिरी हुई है, दीवार टूट के यहाँ अंदर गिरी है। अंदर इस वक्त भी पानी मौजूद है। और लोग अहले खाना नहीं है, वो आखिरी रसूमात के लिए तदफीन के लिए G10 में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन ये वो सारा घर है जहाँ पर पानी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई रेस्क्यू सर्विस स्टार्ट नहीं हो सकी। फ्रंट साइड से पानी ज़रूर निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वैसी सूरत हाल है, कमरों में पानी पड़ा हुआ है। ये गीज़र है, जो बालकनी सारा एरिया ओपन एरिया जो बैक साइड पे होता है, जो कपड़े धोने वगैरह के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में इस तरह का एरिया बैक साइड पे रखा जाता है, वो सारा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कमरों के अंदर अभी भी सब भी पानी मौजूद है। और अभी तक यहाँ से कम से कम इस घर को तो प्रायोरिटी पे क्लियर कर देना चाहिए था, वो भी अभी तक यहाँ से क्लियर नहीं हो सका। ये वो सारा सेटअप है नाले का, जहाँ से ये नाला सारा जिसमें तुगयानी आई
और पानी बाहर की जानिब आया और इतना आया कि सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया, इंसानी ज़िंदगी को भी निकल गया, कारोबार भी सारा तबाह कर गया। ये वो नाला है, देखें इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है इस एरिया में, पीछे से कुछ चौड़ाई इसकी लग रही है, यहाँ पर आकर ये कम हो रहा है और ख़ासकर जब ये इस एरिया में जा रहा है यहाँ इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया। जितना ज़्यादा बारिश थी, जितना तूफ़ान यहाँ पर आया था, उस हिसाब से तो इसकी अगर ये प्रॉपरली इसको बना दिया जाता, ये जो मट्टी इसी एक्स्ट्रा इसमें आई हुई है इसकी सफाई हो जाती, निकाल दिया जाता, तो शायद पानी इस हद तक इतने फ्लो से उतर ना जाता। अच्छा जी, 11 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो गली जैसे हमने आपको दिखाई जहाँ से गाड़ियों को पानी लेकर आया। पहले इसी गली के स्टार्ट में हमने देखा कि वो घर में पानी घुसा जहाँ डेथ हुई। ये सारा नाला जो नीचे आ रहा था उसके ऊपर ये जगह बनाई गई है, पीछे से 8 फुट हो गया था ये कम होकर। अब ये सारी सड़क भी आप देख सकते हैं कि जिसको तबाह करते हुए पानी आया, और सिर्फ पानी यहाँ तक ही नहीं आया, यहाँ से गाड़ियाँ ली, जो लोगों की मोटरसाइकिल्स खड़ी थी उनको लेकर आया और इस साइड से बहाकर आगे की तरफ लेके गया। यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा अंदाज़न कितनी गाड़ियाँ थी और कितने मोटरसाइकिल थे जो यहाँ पर आए हैं? जी सर, तकरीबन 15 से 20 मोटरसाइकिल और ये गाड़ियाँ जो यहाँ नाले से मतलब ये आई हुई हैं और ये लेकर गई हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, तकरीबन एक गरंडी और एक दूसरी गाड़ी मिली है और बाकी का पता नहीं है ये मतलब कि कहाँ पे लेकर गए और कैसे हैं। अभी 2 मिली हैं, एक गरंडी और एक छोटी गाड़ी है, क्योंकि अभी मोटरसाइकिलों का भी पता नहीं है और गाड़ियों का भी पता नहीं है, क्योंकि वो मालिक अभी कह रहे हैं कि यार हमसे मदद करें और ये हमें गाड़ियाँ ढूंढ के निकाल के दें। तो जो गाड़ियाँ मिली हैं वो यहीं से निकाल ली हैं या आगे कहीं गई? नहीं, आगे से मिली हैं गाड़ियाँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ सैलाब था, तो यहाँ पे फिर आगे लेकर ये पुल के साथ कोई फंसी हुई थी, वहाँ से निकाली है गाड़ी। अच्छा जी, आपको नाला भी हमने दिखा दिया और बेसमेंट्स भी दिखाएं जो कारोबार तो है वो भी। पानी सिर्फ गाड़ियाँ और सिक्योरिटी के केबल्स और लोगों को ही बहा कर नहीं लेके गया, बल्कि पूरी की पूरी सड़क भी जो 11 की है वो, ये देखें ये जो गली थी पूरी। तो नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर जब ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है, यानी बारिशें होना शुरू हुई, तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि कराची में भी ऐसे ही हुआ था, इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन तो अब डिफरेंट है। हमजा शफकात साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्लाउड बर्स्ट था या नहीं था, क्योंकि महकमा मौसमियात कह रहे हैं मानसून की बारिश है, क्लाउड बर्स्ट नहीं है, और हालिया बारिशों की पहले ही पेशगोई कर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो क्लाउड बर्स्ट है ना, हमारी इंतजामिया की टर्म में क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है, और जो पूरी दुनिया में होता है, जो कि इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करें, वो ये होता है कि अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए घंटे के अंदर तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। लेकिन ये बात सही है कि मेट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हम इसको टोरेंशियल रेन कहते हैं, लेकिन व्हाटएवर द वर्ड इज, इशू ये है कि क्या वाकई क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये कतई नहीं होता कि क्लाउड कोई एक्चुअली फट गया। क्लाउड बर्स्ट का सिर्फ ये मतलब है कि रेन एवरेज से ज्यादा, और ये जो इंतजामिया इसकी डेफिनेशन देती है और जो पूरी दुनिया में इंटरनेट में भी होती है। बाहर जो वेट डिपार्टमेंट ने हमें गाइड यानी टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट था। अब मुझे बता दें कितना नुकसान हो चुका है अब तक, आपका अंदाजा क्या है? जिन लोगों की गाड़ियां और घर वगैरह तबाह हुए हैं, मुआवजा वगैरह दिया जाएगा उनको? जी, इस्लामाबाद के अंदर, पूरे इस्लामाबाद के अंदर ये जो बारिश बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई है, इसमें एक प्राइवेट सोसाइटी है E11 में, और उसकी भी मेन एक रोड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई। उसी के अंदर, उसी रोड के ऊपर ही 3 गाड़ियां जो थी वो वहां से बह के वो नीचे नाले में गई और उनको फिर हमने बाद में रिकवर कराया। और वहीं पे 5 प्लाजाज हैं और 4 घर हैं जिनकी बेसमेंट के अंदर भी पानी है। उनकी हमने सारी की सारी असेसमेंट कर ली है, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिनका ये जिम्मेदारी थी उनको हमने डायरेक्शन भी इशू कर दी है कि आप इनको कॉम्पनसेट करें। बाकी भी इनका कॉम्पनसेट, कितने का नुकसान हुआ है बता सकेंगे आपने जो असेसमेंट की है? हमारी असेसमेंट में जो डेमोलिशन हुई है, जिसमें एक्चुअली सिर्फ दीवार गिरी है, वो E11 में तो एक दीवार गिरी है। उसके अलावा कच्ची बादियों के अंदर जो हमारे G7 और S6 के कच्ची बादियां हैं, उसके अंदर भी 3 से 4 दीवारें गिरी हैं, और एक घर है उसका एक कमरा गिरा है जो कच्ची बादियों में। और इस जगह पर जो फर्नीचर का नुकसान हुआ है या जो गिरी हुई है चीजें, वो उसका तो अभी तक हम सर्वे कर रहे हैं, वो लोगों से हम इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, लेकिन घूम फिर के ये आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 50 लाख तक का नुकसान हुआ है ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद। सही। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नाले वहाँ पर मौजूद हैं वो चौक थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वरना ये सैलाबी सूरत हाल नहीं होती अगर नाले क्लियर होते तो। नाले तो हमने काफी ज्यादा सफाई उनकी की है, लेकिन इशू ये है कि नालों के ऊपर कच्ची आबादियां बनी हुई हैं 20-25 साल से। अब उसमें उनको मूव करने का पूरा एक प्रोसीजर है, वो हम कर रहे हैं, जिसमें कच्ची बादियों को रिमूव करके नई जगहों पे हम लेके जाएंगे। अभी जो कच्ची बादियां हैं उनको तो हमने एवैक्यूएट भी किया हुआ है, और बार बार लोगों को कहा है कि जी आप इसमें मत बनाएं। कई दफा इस पे पर्चे भी दिए हैं, कई दफा डिमोलिश भी किया है, लेकिन क्योंकि ये इंतहाई मार्जिनल
वो कम्युनिटी होती है, खुद भी बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हैं। 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। आप बता रहे हैं कि रेफर भी कर दिया गया है कि इसको जो है वो कवर किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां मैं देख रही हूँ तो एक गाड़ी की कीमत भी 50 लाख रुपए नहीं है, उससे कई ज़्यादा है, लेकिन आप कह रहे हैं 50 लाख रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया शफकात साहब, मौजूद है आप प्रोग्राम में। आगे बढ़ रही हूँ जी, मरियम साहिबा के हवाले से बात करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला सेहत दे उनको। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशेवराना और दीगर मेलजोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। अब नाज़रीन, हुकूमत लोगों को समझाती रही, लेकिन मरियम समेत लीगी क़यादत ने अमल नहीं किया। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को कोविड हो गया है। उन्हें बुखार, नज़ला और खांसी के अलामात हैं। ख़ुद को घर में आइसोलेट कर लिया उन्होंने, इलाज भी घर पर ही हो रहा है। इससे पहले वो आज़ाद कश्मीर में पार्टी रहनुमाओं के हमरा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाती रही हैं, जलसों से खिताब करती रही हैं, उम्मीदवारों से मुलाकातें करती रही हैं। आवाम का जम्मे गफ़ीर उनके साथ साथ रहा है। फिर जाहिर है ऐसे में अक्सर SOPs नज़रअंदाज हो जाती हैं। बहरहाल मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ, वो जल्द इसे रिकवर कर जाएं, बेहतर होकर सियासी मैदान में वापस आ जाएं मरियम नवाज साहिबा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की ये चौथ है, इसके वाज़े इशारे हैं। डेल्टा वेरिएंट ये बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अमवात बढ़ती जा रही हैं। आज एक दिन में 44 हलाकतें हो चुकी हैं। कोविड इस वक्त सबसे ज़्यादा बेकाबू है, जहाँ कोरोना की शरह 30% हो चुकी है, लेकिन अवाम समझने को तैयार ही नहीं है। सिंध हुकूमत ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। एक तरफ सख्त इक़दामात पर गौर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पाबंदियां पहले ही लगाई हुई हैं उन पर अमल दरामद तो कहीं नहीं हो रहा है। कारोबार के महदूद टाइमिंग्स हों या फिर आवाम के हुजूम पर पाबंदियां हों, बातें और दावे ये बड़े बड़े, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कल खुद गई बाहर और फिर देखा कराची वालों का हाल, और कराची वालों से पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आप भी देखिए। तमाम तफरीह मराकज़, पार्क्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। तो अब ये ज़ैनब मार्केट के सामने चौरंगी है, यहाँ पर मुझे बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रात 10 साढ़े 10 बजे का ये वक्त है। ये मेरे राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है गवर्नर हाउस, और ये गवर्नर हाउस के सामने ये चौरंगी है, जो बड़ी यहाँ पर बड़ा रश रहता है, बड़ा ट्रैफिक रहता है। अब क्योंकि सख्ती है, सब कुछ कारोबार बंद हो चुका है, तो लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, हवाखोरी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि घर में बिजली नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो जो हुकूमत ने हरकत में आना था, कानून ने हरकत में आना था, जो सख्तियाँ हैं उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, फिर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना। भाई बाहर आए हुए आप लोग इस वक्त? घर में लाइट वगैरह नहीं थी, गर्मी थी बहुत, इसकी वजह से यहाँ आए हुए थे। अच्छा, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया एक बार फिर, पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन है। 6 बजे से कारोबार बंद, कोई घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। आप लोग तो माशाल्लाह पहले दिन ही आज बाहर निकले हुए हैं। समझते हैं सही फैसला है ये सिंध हुकूमत? नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए हम लोग, आखिर तक थोड़ी हवा तक खानी ना बाहर हम लोगों को। कोरोना वैक्सीन लगवा लिया आपने? लगा लिया। आप मुझे बताएं, जो हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन जो लॉकडाउन लगाया सबसे पहले, तो समझती हैं आप सही है ये लॉकडाउन? सही है, बस बच्चों की पढ़ाई का मसला है। पढ़ाई का मसला है, बाकी कारोबार वगैरह बंद कर दिया, तफरीह मराकज़ बंद कर दिए, ये समझती हैं आप सही है? नहीं, ये सही नहीं है गरीबों के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ गवर्नर हाउस से। अच्छा, यहीं पर रहती हैं आप? जी। गवर्नर हाउस के साथ, गवर्नर हाउस के अंदर रहती हैं? जी। अच्छा, अब एम्प्लॉयज़ में से हैं? जी जी। सही। तो अब आप लोगों तो SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह सब लोग बाहर हैं, किसी के पास मास्क नहीं है। क्यों, क्या डर वर ख़त्म हो गया कोरोना का, या कोरोना नहीं है क्या? अचानक से आ गए हम लोग का प्रोग्राम नहीं था वैसे आने। ऐसे कोरोना है या नहीं? अल्लाह बेहतर जाने। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि है। आपको नहीं लगता कोरोना है? ठीक है, वैक्सीन लगा ली है। सही है। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो पाबंदी लगाई गई है सिंध हुकूमत की तरफ से कोरोना के हवाले से, आप समझते हैं दुरुस्त है ये? हाँ दुरुस्त है, क्योंकि पेशेंट बढ़ गए हैं, पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ गई है,
तो इससे हम लोग SOPs का ख्याल रखें। जी हाँ। तो आप खुद छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर आए हैं, आपको नहीं लगता यहाँ पर लोग हैं, खुली हवा में तो हैं लेकिन फिर भी लोग मजमा है, खुदा न खास्ता बच्चों को कुछ इससे खुदा न खास्ता कोई असर पड़े फिर? देखिए हम तो बड़े हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, बच्चे तो ज़िद करते हैं। आपको पता है कि चलो पापा प्लीजेंट वेदर है, बड़ा खुशगवार माहौल है, मौसम भी बड़ा अच्छा, चलो लेके जाना। मैं कंपेल हूँ, मैं मजबूर अपने बच्चों के आते। आपने लगवा ली है वैक्सीन? ये वैक्सीन लगवाने का इरादा है? अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ में इस बात पर डिस्प्यूट है, वो कह रहे हैं कि जी हाँ लगवाना है और वो कह रही नहीं लगवाना। क्यों नहीं लगवाना? आप डरती हूँ मैं। वैक्सीन से डरती हैं या कोरोना आप समझती हैं कि है या नहीं है? क्या बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना हो जाएगी वैक्सीन लगाने से कोरोना हो जाएगा? हाँ। तो आपके हस्बैंड तो खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं, इन्होंने समझाया नहीं आपको? इतने लोगों को लगा रहे होंगे ये लोग। जाते तो है लेकिन आप नहीं समझते? मैं नहीं। आप समझते हैं आपके मियाँ भी गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन मैं डरती हूँ। क्या कर रही है? बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करें। अच्छा, सिंध हुकूमत की तरफ से जो सख्त फैसले कर लिए गए हैं, बंद कर दिया कारोबार, मार्केट, सारी चीज़ें, डाइनिंग भी नहीं हो सकती, पार्क भी बंद हो गए, सख्तियाँ हो गई हैं कोरोना की वजह से, सही है आपकी नज़र में? एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और माहौल भी कैसा है, तो इस तरह से बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। जब घर में बच्चे बंद होते हैं तो टेंशन मिल जाती है थोड़ी सी कि बच्चों को खुली हवा चाहिए होती है, वहाँ घूमना फिरना होता है। और दूसरी तरफ ये है कि इस तरह हमारी ज़िंदगी भी सेफ़ है कि हम अपनी थोड़ी सी सेफ्टी कर लें, तो ताकि कोरोना से महफूज रह सकें। वैक्सीन लगवा ली आप? नहीं, वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाई। करवानी है? इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आगे चल के करवा लें। कोरोना है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। आपके फैमिली में आसपास कभी किसी को हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे तो किसी को भी नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्यों नहीं है? सारी दुनिया जिस चीज़ पर इतनी परेशान हो रही है, वो आपके ख्याल में भरोसा है, अल्लाह पे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जब दुनिया परेशान हो रही है तो फिर थोड़ा बहुत जहन जाता है उस तरफ कि होगा कुछ ना कुछ। एहतियात करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? बस हैंड वगैरह वॉश वगैरह करते हैं, वैसे भी एहतियात करते हैं, घर में भी एहतियात करते हैं, बाहर भी जाने से एहतियात करते हैं। अभी तो हम कराची आए हुए थे, हम नवाबशाह से आए हैं सिस्टर के पास। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाई, लगवाएंगे। ये ज़्यादातर जो सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि 2 साल बाद बंदा एक्सपायर हो जाएगा, तो इस वजह से डरे ज़्यादातर। अच्छा, आप मुसलमान हैं? जी हाँ, मुसलमान है। मुसलमानों का ईमान क्या है मौत के हवाले से? मौत तो बारह क्या, और किसके हाथ में है मौत का सिस्टम? लगे हाथ में। तो फिर ये साइंसदान कैसे 2 साल में आपको जीने और मरने की वो कर सकते हैं? तो फिर ये कोरोना कैसे कर सकता है मेरी बहन, जब आप इतनी बात कर रही हैं तो? ये तो बीमारी है ना। बीमारी जिनको है तो अल्लाह ताला शिफा भी उनको देंगे ना फिर। लेकिन एक सीवियर बीमारी है, कैंसर का भी तो इलाज करवाते हैं आप? कैंसर का इलाज है, जब बीमारी है तो इलाज हो रहा है। ये कोरोना का इलाज है। जब बीमारी आएगी तो इलाज होना। तो ये बीमारी हर किसी को लग रही है, कैंसर किसी को लगता नहीं है, ये एक दूसरे से लग रही है। अच्छा, आपकी बात सही है फिर इस हिसाब से। आप लगवाना है, लगवाएंगे वैक्सीन? जी हाँ, लगवाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलें भाई, अभी मेरी बात से कन्विंस हो गए, अल्लाह करे कि ये मेरी बात से लगवा लें तो ये मेरे हिस्से में नेकियां आ जाएंगी कि मैं एक शख्स को कम से कम कन्विंस करने में कामयाब हो गई हूँ। सिंध हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, आप लोग घर से कैसे निकले? भाई ऐसे ही गर्मी है, हवा नहीं है, हफ्स हो रहा है। किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं। कोई पुलिस नहीं थी रास्ते में? नहीं। पुलिस ने मना नहीं किया? नहीं 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 नहीं। आप लोग बड़े सुकून से यहाँ पर आ गए? सुकून से आ गए। अच्छा, तो आप समझते हैं जो पाबंदियाँ लगा रही है सिंध हुकूमत सही है? सही भी है, गलत भी है। कोई कह रहा कोरोना नहीं है, कोई कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं, खाने पीने की काफ़ी बंद है। आप क्या कह रहे हैं, कोरोना है नहीं है? कोरोना है, बीमारियां तो देखो होती है हर किसी को। कोरोना है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना नहीं है जितनी पाबंदी है। वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं। लगाने का इरादा है? लगाएंगे। वाकई लगाने का इरादा है या मुझे देख के कह रहे हैं? नहीं, लगाएंगे। आपको आराम से आ गए, किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी रोका नहीं, मना भी नहीं किया, आराम से आ गए। पुलिस वगैरह भी नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं, सीवीओ से होकर फिर यहाँ आए। अच्छा, पहले सीवीओ गई थी, फिर यहाँ पर आ रही हैं आप? वहाँ नहीं जाने दिया तो फिर यहाँ आ गए फैमिली के साथ। यहाँ पर किसी ने मना नहीं किया? यहाँ पर किसी ने आराम से बैठे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो सिंध हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं, सही है फैसला? वो सही होगा, अपनी जगह जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर अवाम नहीं समझ रही अपनी तो
आप भी नहीं समझ रहे उस आवाम में? आप भी? हाँ, मैं भी नहीं समझ क्योंकि अब बच्चे छुट्टियां हैं, सारा दिन तो घर में होते ही है, तो थोड़ी देर तो कहीं निकलेंगे, गर्मी भी इतनी है। तो आप लोगों को डर नहीं है? कोरोना है नहीं है? कोरोना अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन जब लोग कह रहे हैं तो होगा भी कोरोना। आपको लगता है नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं है। वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाई। लगवाने का इरादा है? हम वैक्सीन लगवा के क्या करेंगे? ना गवर्नमेंट जॉब है, ना मुझे सैलरी रुकने का खतरा है, ना मतलब मेरी सिम बंद होने का खतरा है, ना अकाउंट है, तो फिर मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊँ? सिम तो आपकी बंद हो, अगर आप काम नहीं भी करते तब भी सिम आपकी बंद कर दी जाएगी, ये फैसला कर रही है अभी सिंध हुकूमत। सिम मेरे वाइफ के नाम पर है, वो मेरे वाइफ ने वैक्सीन लगवा ली है। आप फ्री हैं बिल्कुल, आप नहीं लगवाएंगे? नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगा। मैं 2 साल बाद लोग मर जाएंगे तो फिर मैं अकेला घूमूंगा दुनिया में। वैसे ये तमाम चीज़ें मिथ हैं। कोरोना वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लगवा चुकी हूँ, हज़ारों लोग लगवा चुके हैं। जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिससे हम तमाम ने कलेक्टिवली मिलकर इसे छुटकारा हासिल करना है। इसके फैलाव को रोकने के लिए हमने काम करना है, सबने साथ मिलकर सबने अपना अपना हिस्सा डालना है और ऐसे ही कर सकते हैं कि हम एहतियात करें, एहतियात के साथ साथ वैक्सीनेशन करवाएं। सेकेंडली ये कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा था, तैमूर तालपुर साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और फरमा रहे थे कि कोरोना SOPs का जो कुछ ये जो सख्त इक़दाम किए गए हैं, अगर इन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। तो यही कानून कितना हरकत में है, यही देखने के लिए मैं बाहर आई थी। तो आपको कानून की हरकत तो कहीं नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता आवाम की हरकत और सकनात इस वक्त रुक नहीं रही हैं। अपने घरों से बाहर भी आ रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, कोरोना को सीरियस ले भी नहीं रहे हैं। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल अल्लाह ने के बाद।